Hello everyone and welcome to Career Launcher. So if I am audible and visible, एक बार आप comment section में लिख दो yes sir you're audible so that we can start our session. Hello everyone and welcome to. Okay, so yes I think I am audible and visible. एक बार आप अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, if I am visible, if the slides are visible, आप एक बार comment section में लिख दो yes sir you're audible so that we can start our session. Okay, so this is a new series we are starting on this YouTube platform. Okay, and this series will be called as Insights, GK and Current Affairs, and this will go live at 6 p.m. on weekdays. ठीक है, तो हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड those who are not aware of me, this is me Salik Ahmed, and I have taken the class today as well. I mean along with Govind sir at 3 p.m. So from now onwards at 6 p.m. I'll be discussing the important GK and current affairs events which happen recently. ठीक है, तो ये जो तीन टॉपिक है that I have chosen today. The first one is JD Vance. Who is JD Vance? And he is trending. He is very much in the news. तो जेडी वांस कौन है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट. दिस केम ऑन द फर्स्ट पेज इन द हिंदू न्यूज़पेपर. आज द हिंदू न्यूज़पेपर में ये फर्स्ट पेज पर आया है. एंड द नेक्स्ट वन इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट और कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ओके, इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, अगर आप लोग देख रही हैं सेशन को तो एक बार आप लिख दो कि यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल, एंड एक बार कमेंट में लिख दो रेडी सर, सो दैट वी कैन स्टार्ट. ओके, सो नाउ तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या आज डिस्कस करेंगे. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट जेडी वांस एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट कावेरी वाटर डिस्प्यूट एंड इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस. ये तीनों आज के अखबार में आर्टिकल मौजूद थी. सो वी आर डिस्कसिंग इट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. The first thing we will be discussing is about JD Vance. Now, ये क्यों न्यूज में है? He is actually in the news. ठीक है, related with US presidential election. Second, he has some links with India as well. ठीक है, so दो चीजें. पहला ये कि JD Vance जो है वो न्यूज में है because US presidential election से related कुछ बात है जिसकी वजह से वो न्यूज में. ठीक है, दूसरा इनका कुछ रिलेशन है इंडिया से. सो इफ एनीवन नोज व्हाट इज द रिलेशन विद इंडिया, कैन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको पता है, अगर आपने न्यूज पढ़ा है, इनका इंडिया से क्या रिश्ता है, अगर आप बता दें, सो आई विल बी वेरी हैप्पी दैट ओके यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू नो दिस. ओके, ही इज एक्चुअली द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इन द 2024 इलेक्शंस इन द यूएसए, व्हिच इज हैपनिंग एक्चुअली इन यूएसए. ठीक है, यूएस में भी इलेक्शन होने जा रहा है. ठीक है, नवंबर में इलेक्शन होगा. सो इन नवंबर दिस ईयर वी विल बी हैविंग अ इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति का चुनाव होगा. तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का भी एट द सेम टाइम इलेक्शन होता है. ठीक है, सो उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो है जेडी वांस. ओके, इतना तो आई होप इट्स क्लियर. सो इफ इट्स क्लियर प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर इट्स क्लियर. अगर आप देख रहे हो ये लाइव क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर इट इज क्लियर. नाउ फर्स्ट, दूसरी चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. आप कमेंट सेक्शन में लिखो देयर आर टू फेमस पॉलिटिकल पार्टीज इन यूएसए. उन दोनों का नाम बताना है. ठीक है, हालांकि छोटी मोटी और भी पार्टी होगी बट प्राइमरीली इट इज कंसिडर्ड एज अ टू पार्टी सिस्टम. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंसिडर्ड एज अ टू पार्टी सिस्टम वेयर टू पार्टीज आर द मेजर वन पार्टीज. ठीक है, तो उस दो पॉलिटिकल पार्टी का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में जो यूएसए में काफी फेमस है. इन दोनों का लोगो भी मैंने आपको दिखा दिया है. सो प्लीज आंसर इट. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. द टू फेमस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूएसए, प्लीज आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब आप देखो, थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं जब तक आप लोग आंसर कर रहे होगे. हियर इज इंडिया, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, दिस वन. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा इधर भी है विच इज नॉट शोन इन द मैप यहाँ पर, जिसको हम लोग अलास्का कहते हैं. ठीक है, so this is the main USA. Here somewhere here you will find its capital, that is Washington DC. ठीक है, so USA की जो राजधानी है वो है Washington DC. I hope you are aware of this. हाँ, मैंने ये पूछा था कि दो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बताइए यूएस की, and yes, Anirudh and Divyansh has answered it correctly. Very good. So one is called as Democrat, another is called as Republican. ठीक है, तो ये जो है this is actually
एलिफेंट, ये जो है ना रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है, रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है. ओके, कैन एनीवन टेल मी एनी फेमस लीडर फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी? कोई बता सकता है नाम? एंड दिस इज एक्चुअली डंकी, और ये है डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल. ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप इज फ्रॉम विच पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट? एनीवन? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, इसलिए आप बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी से है या डेमोक्रेट पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप? एनीवन? सो रिपब्लिकन पार्टी के फेमस कैंडिडेट्स में से डोनाल्ड ट्रंप है ना, इज करंटली फाइटिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना, एंड डेमोक्रेट पार्टी से द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन. ठीक है, ठीक है, ओके, यस. अब आप ये समझो कि ये तो है, अभी इस बार जो इलेक्शन होगा डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन होगा. जो बाइडेन इज द करंट प्रेसिडेंट फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, एंड रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप इज देयर. नाउ इसमें से कुछ और फेमस नेम्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं. जैसे अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जॉर्ज बुश, सो ही वाज आल्सो फ्रॉम, जो सीनियर जूनियर दोनों रिपब्लिकन से थे. आपने बैरक ओबामा का नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड बैरक ओबामा, एंड ही वाज एक्चुअली फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी. ठीक है, कुछ फेमस नेम्स है. ओके, नाउ अब देखो है क्या कि जो बाइडेन की जो अभी करेंटली जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, सो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस, है ना. ओके, शी इज करेंटली द वाइस प्रेसिडेंट, है ना. अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं. अभी करेंटली जो इलेक्शन होने जा रहा है, दिस इज द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 5 नवंबर 2024 को होगा. सो हार्डली फ्यू मंथ्स लेटर वी विल बी हैविंग इलेक्शन इन यूएसए. ठीक है, तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट है ना वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन होगा. डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से हैं और डेमोक्रेट से जो है वो जो बाइडेन है. तो मोस्ट लाइकली कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है शायद वो कमला हैरिस, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है, वही रहेंगे. ठीक है, सो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट मोस्ट लाइकली द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम जो बाइडेन्स डेमोक्रेट पार्टी वुड बी कमला हैरिस. बट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कौन होंगे, तो ये आज अभी न्यूज में था. सो डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट जेडी वैंस विल बी द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? तो यही न्यूज में था. जेडी वैंस ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से. तो अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत गई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बनेंगे. इज इट क्लियर? So if the Republican Party wins the US election, presidential election, the president would be Donald Trump and vice president would be Mr. J.D. Vance. Okay? Clear है? समझ में आ रहा है? कोई इशू है? Okay. Yes, Anirudh, we are coming to that. ठीक है? Is it clear? कोई इशू? If you have any question, you can ask it. है ना? Now, अब देखो ये this is about the US presidential election. Now आप देख सकते हो, देखो ये AP Associated Press की आर्टिकल है. Trump picks Senator J.D. Vance of Ohio. Ohio is a state in America as a once fierce critic turned loyal ally as his vice presidential candidate and all. Now once fierce critic मतलब है कि एक जमाने में बहुत क्रिटिकल थे, मतलब J.D. Vance ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो पहले रॉयटर्स की एक आर्टिकल इसमें लिखा हुआ भी है, J.D. Vance once compared Trump to Hitler is now running mates. यानी एक ऐसा वक्त था जब जेडी वैंस ने ट्रंप को हिटलर से कंपेयर कर दिया था. लेकिन अब जो है साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं. जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे सेम पॉलिटिकल पार्टी से, एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट होंगे सेम पॉलिटिकल पार्टी से. ठीक है, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर राइटिंग इट. ट्रंप पिक्स सेनेटर जेडी वैंस ऑफ ओहायो अ वंस फियर्स क्रिटिक. फियर्स क्रिटिक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करने वाला, है ना. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस. नाउ अब हम लोग कुछ चीज जानते हैं यूएस कांग्रेस के बारे में. ठीक है, अब देखो होता क्या है. अब आप पूछो सर ये कांग्रेस क्या होता है. एक इंडिया में भी कांग्रेस है. इंडिया में तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट हियर इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज एक्चुअली द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए. ठीक है, हम लोग इंडिया में वर्ड पार्लियामेंट यूज करते हैं, राइट. वी कॉल इट एज इंडियन पार्लियामेंट, राइट. ब्रिटेन में भी वर्ड पार्लियामेंट यूज किया जाता है, but actually in USA they do not use the word parliament, they actually use United States Congress. ठीक है, is it clear? मतलब ये है कि वो यूएस की पार्लियामेंट को वो लोग पार्लियामेंट नहीं कांग्रेस कहते हैं. ओके, नाउ सेकंड थिंग, वी हैव 2 हाउसेस इन इंडियन पार्लियामेंट. 2 हाउस होता है कि नहीं? वन इज लोअर हाउस, अनदर इज अपर हाउस. लोकसभा
एंड द राज्यसभा। 2 हाउस होता है, राइट? इसमें से लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है? इन द सेम फैशन यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस हैज आल्सो 2 हाउसेस। उन दोनों का नाम कोई बता दो। So if you answer it, I'll be very happy. Please answer it in the comment section. The name of the 2 houses of the United States Congress. अगर कोई बता देगा, so I'll be very happy कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड अफेयर्स ये सब पढ़ते हो, so I'll be very happy. Anyone? 2 houses of United States Congress. I am waiting for the answers. Senate and Representative. Yes, Anirudh आचार्य, आप बहुत क्लोज हो. Anyone else? इसके अलावा कोई और बता सकते हैं? हाँ, एक्चुअली द 2 हाउसेज आर सेनेट, यहां पे लिख देता हूं, यूएस कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं. वन इज कॉल्ड एज सेनेट एंड अनदर इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, इसमें से लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, कोई बता सकता है? सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज लोअर हाउस, ठीक है, एंड सेनेट इज कंसिडर्ड एज अपर हाउस. ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि लोअर हाउस में जैसे वेरी सिमिलर टू जैसे इंडिया के केस में लोकसभा है ना, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी सिमिलर टू लोकसभा एंड सेनेट इज वेरी सिमिलर टू राज्यसभा. हालांकि ये बात पूरी तरह भी सही नहीं है. लेट मी क्लैरिफाई व्हाई. बिकॉज सेनेट इज जनरली कंसिडर्ड एज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. ठीक है, मैं आपको बस समझने के लिए आइडिया दे रहा हूं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरी सिमिलर टू करीब करीब लोकसभा टाइप का है और राज्यसभा टाइप का सेनेट है. हालांकि इन यूएसए सेनेट इज कंसिडर्ड द अपर हाउस इज वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा. ठीक है, सो देयर आर 2 हाउसेस. हाँ, सेनेट के मेंबर को हम लोग सेनेटर कहते हैं. ठीक है, जैसे नहीं, नंबर ऑफ सीट्स याद रखने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध, बस नाम पता होना चाहिए. 2 हाउसेस, दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ. तो जो जैसे हम लोग होता है ना कि राज्यसभा के एमपी को हम लोग राज्यसभा सांसद या राज्यसभा एमपी कहते हैं, सो लोकसभा एमपी कहते हैं, लाइक दैट. उसी तरह सेनेट के मेंबर को सेनेटर कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए देखो जो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, ट्रम्प पिक्स सेनेटर जेडी वैंस, तो इसका मतलब वो जो है वो सेनेट के मेंबर है करंटली. ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट सेनेटर वर्ड इज मेंशन्ड हियर. ठीक है, ओके. नाउ अब आप देख सकते हो, देखो जैसे सेनेट में जनरली क्या होता है. सो देखो, आई होप यू आर अवेयर दैट अमेरिका हैज 50 स्टेट्स. तो 50 स्टेट्स, ईच स्टेट इज हैविंग 2 सीट्स, तो दे आर हैविंग 100 सेनेटर्स. हर राज्य से, हर स्टेट से 2 सेनेटर भेजे जाते हैं, तो 100 हो गया. ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज 435. अब इसको रटना नहीं है. कुछ लोग पूछे सर 100 या 435 सब रटना. नो नीड टू रिमेंबर इट. जस्ट हैव एन आइडिया दैट देयर आर 2 हाउसेस, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने जाना जेडी वांस के बारे में. अब एक चीज और जो मैंने पूछा था, आई थिंक आई हैव नॉट गॉट द आंसर, सो आई एम अगेन आस्किंग इट, कि हिज जेडी वांस हैज सम रिलेशनशिप विद इंडिया एज वेल, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. कोई बता सकता है क्या है? कैन एनीवन टेल मी? सो जेडी वांस, who is the vice presidential candidate from Republican Party in the upcoming US presidential election, has some relation with India. इनका कुछ इंडिया से रिलेशन है, और अगर आप बता दोगे कोई, एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. एनीवन गाइस? आप अटेम्प्ट लो, अगर नहीं तो गेस ट्राई करो. मे बी कई बार गेस भी सही हो जाता है. सो एक्चुअली his wife is having actually is of Indian origin. ठीक है, yes Anirudh, very good. Yes, Diya has also answered it. Good. हाँ, ठीक है. So his wife name is Usha Chilukuri Vance. Okay, and she is actually Indian origin. ठीक है, है ना. तो आप देखोगे इनके बारे में द हिंदू में आज था भी, मिस्टर वैंस 39-year-old रिपब्लिकन नाउ. तो अभी इनके बारे में बात हो रही है ना. Is in his first term in the Senate was born and raised in Middletown, Ohio, and he served in Marines and served in Iraq. So Iraq war वगैरह हुआ था ना, Iraq America war, I hope you are aware. So he was actually served in Marines में, है ना, Marine commando वगैरह भी रहे होंगे, और इराक में सर्व भी किया था. Later on actually I mean he got degrees from Ohio University and Yale Law School. These are very famous universities in America.
ठीक है, तो ये सब में वो रह चुके हैं पहले, है ना. हिज वाइफ एक्चुअली हैज a linkage with Indian values and culture because she was actually born from an Indian origin parents. ठीक है, तो उनकी जो उनकी वाइफ है वो इंडियन ओरिजिन से आती है. ठीक है, सो उनके बारे में लिखा गया शी हैज अर्लियर सर्व्ड एज क्लर्क फॉर यूएस सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, जस्टिस जॉन रॉबर्ट के अंडर काम भी किया उन्होंने. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हर. Usha Chilukuri Vance, who is the wife of J.D. Vance, has relation with India. Her parents are from which state of India? इनके जो पेरेंट्स थे वो जाकर के अमेरिका में सेटल हो गए, बट ओरिजिनली कहाँ गए थे वो, कौन से स्टेट के? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक. एंड इफ यू टेल द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आई विल बी मोर हैप्पी. कम से कम स्टेट बता दो. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. कि उषा चिलुकुरी वांस, who is the wife of J.D. Vance, and she has a link with India. I mean she is from Indian origin. तो वो Indian origin की हैं. कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स? People are saying तमिलनाडु. I think कमला हैरिस जो है ना, उनका तमिलनाडु से रिलेशन है. I think हाँ, कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है ना अभी करेंटली, उनका तमिलनाडु से. उषा चिलुकुरी वांस, she has relation with आंध्र प्रदेश, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट. So option B is the right answer. ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल यू शुड ट्राई एंड ऑल, है ना. इस तरह अटेम्प्ट लेते रहा करो. ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेली 6 PM पे क्लास लेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कम विद मी एट 6 PM. विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया टुडे के आर्टिकल है, मीट उषा चिलुकुरी वांस, इंडियन ओरिजिन लिटिगेटर, है ना, वाइफ ऑफ ट्रम्प्स रनिंग मेट एंड ऑल. ठीक है ना, हु ट्रेसेस हर ओरिजिन फ्रॉम आंध्र प्रदेश. Her parents are from Pamaru village in Krishna district. तो खैर विलेज का नाम तो मुश्किल याद रखना, एटलीस्ट ये याद रखना, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, अब कहां पर है? जैसे दिस इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना. ओके, और आपको पता होगा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पे से कृष्णा रिवर गुजरती होगी, है ना. सो दिस इज एक्चुअली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जहां से कृष्णा रिवर भी गुजरेगी. ऑफ कोर्स द कृष्णा रिवर इज आल्सो देयर इन साउथ इंडिया, है ना. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. नाउ द नेक्स्ट इज, एक और सवाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा वी वांट टू हैव सम इंटरैक्टिव सेशन, है ना. उसमें कुछ थ्योरी भी होगा, कुछ क्वेश्चंस भी आई विल बी आस्किंग, सो दैट आई वांट टू टेस्ट, है ना, कि वेदर यू नो दीस थिंग्स. हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम 2017 टू 2021? मतलब जनवरी से जनवरी सेशन चलता है, जनवरी 2017 से जनवरी 2021. जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति थे जनवरी 2017 से जनवरी 2021 के बीच, तो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडेन, माइक पेंस, कमला हैरिस एंड हिलैरी क्लिंटन. यस, वेरी गुड. अनिरुद्ध आचार्य एंड धृति भौमिक हैज आंसर्ड इट करेक्टली. सो माइक पेंस वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दैट टाइम. ठीक है, सो आप देख सकते हो 48th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड जनवरी 2017 से जनवरी 2021, एंड प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज Donald Trump. So these are basic questions. Yes, Divyansh Patil has also answered it. Very good. So B is the right answer. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पता होना चाहिए. अब देखो ये एक और आर्टिकल थी, but I am not discussing it. The reason is because Govind sir has discussed it in yesterday's The Hindu Analysis class. ठीक है, कल का जो The Hindu Analysis class था 3 PM पर, उस पर उन्होंने ये वाली आर्टिकल डिस्कस की है ट्रम्प से रिलेटेड. So that is why I'm not repeating it again. कि डोनाल्ड ट्रम्प survives assassination bid. तो उनको मारने की कोशिश किया गया था पेंसिल्वानिया में. ठीक है, पेंसिल्वानिया यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैप में, so that you can understand. Let me show you. So यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी है ना, इसी के साउथ में somewhere here you will find, इस रीजन में कहीं पे you will find पेंसिल्वानिया. ठीक है, ओके. सो तो वो पेंसिल्वानिया में कहीं इलेक्शन स्पीच दे रहे होंगे, उसी वक्त जो है somebody tried to kill him, but fortunately he survived. ठीक है, सो बाल बाल बचे. ओके, सो दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज़ एंड ऑल. ठीक है, सो वी हैव सर हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, तो मैं इसमें और डिटेल नहीं जा रहा हूं. ओके, यस. नाउ ओके, जस्ट बिफोर मूविंग ऑन, a small announcement is there. Tomorrow, that is 17 July at 8 PM, we'll be having this detailed mock analysis session. And a CLAT 2025 prime mock 17. So 17th mock का detailed discussion होगा. ठीक है, so ये YouTube channel है, I hope you all are aware of it, but still let me tell you, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, so please सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जाकर के, this YouTube channel. इसमें जाना लाइव पर, है ना. देखो ये वाला सेशन है, कल के लिए लिखा है ना, देखो 7 से
8 PM पे 7:17 मतलब कल 8 बजे शाम में ये क्लास होगा. सो डू ज्वाइन इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है. इसी तरह से द हिंदू एनालिसिस हर दिन 3 PM पर होता है, गोविंद सर लेते हैं. और ये वाली सेशन जो मेरी इनसाइट की सेशन 6 PM पर हर दिन चलेगी, है ना. सो कीप ऑन फॉलोइंग इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ठीक है. ओके अर्जुन, यू आर वेटिंग फॉर इट. गुड. हाँ, तो कल आप लाइव देख लेना. लाइव देखने में थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो टीचर से अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया तो. ठीक है. सो ट्राई टू वॉच इट लाइव, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. सर, वुड द असैसिनेशन बी इंपॉर्टेंट एज पर क्लैट? यस अनिरुद्ध, दे कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, सो दे आस्क क्वेश्चन. तो जो चीज न्यूज में है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिटेल टॉपिक पूछते हैं. सिर्फ वही चीज नहीं पूछते हैं, उससे रिलेटेड सारा पूछते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ. ठीक है. अब इससे रिलेटेड सारी चीजें वो पूछेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट, कब प्रेसिडेंट थे ये पूछ सकते हैं. कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, यानी 49, 50, 51 ऐसा. ठीक है. फिर ये पूछ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कुछ केसेस हुआ था. ओके. जैसे एक स्टॉर्मी डैनियल्स केस था. ओके. एक दो और केस था, 2 और केस है. ठीक है. इसमें तो कन्विक्टेड हो गए, 2 और केस है. ठीक है. कैपिटल हिल अटैक से रिलेटेड पर केस चल रहा है, ये पूछ सकते हैं. फिर डोनाल्ड ट्रंप पर इंपीचमेंट भी हुआ था, इंपीचमेंट का चार्जेस चला था. ठीक है. ये भी पूछ सकते हैं. सो व्हाट दे डू इज, इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाटएवर इज इन द न्यूज, दे आर नॉट ओनली आस्किंग दैट, बट दे आर गोइंग इन डिटेल. जो चीज न्यूज में चल रही है सिर्फ वही नहीं पूछ रहे हैं, उसके डिटेल के आसपास की चीजें भी पूछते हैं. अगर डोनाल्ड ट्रंप न्यूज में, तो उससे रिलेटेड सारी चीजों निकाल के पूछेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के पास से भी क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे. ठीक है. सो आपको पूरा 360 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं, प्रिपरेशन करना होगा. सिर्फ एक लाइन से नहीं कि अच्छा ये न्यूज में पढ़ लिया हो गया, नहीं. सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. दैट्स द आइडिया. ठीक है. तो ये कल जरूर आप देखिएगा 7 बजे लाइव सेशन. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक, दैट इज अबाउट कावेरी वाटर डिस्प्यूट. देखो, कावेरी को ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ. समटाइम्स यू विल फाइंड दिस, तो आप बोलोगे सर ये 2 अलग रिवर है क्या? नहीं, दोनों सेम ही रिवर है. समटाइम्स वी राइट लाइक CAUVERY, कभी कभी KAVERI भी लिखते हैं. नो, ये आज भी न्यूज में था. जैसे ये मैंने कल द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा था, और इनफैक्ट आज ये फर्स्ट पेज में था, है ना. अगर आपने दिल्ली एडिशन पढ़ा होगा, स्टालिन कंडेम्स कर्नाटका फॉर नॉट रिलीजिंग कावेरी वाटर्स. सो मिस्टर MK स्टालिन इज एक्चुअली द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. तो उन्होंने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया कर्नाटक गवर्नमेंट को, कर्नाटका को, कि उन्होंने पानी नहीं रिलीज किया. नाउ व्हाट इज द डिस्प्यूट? बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट एक बेसिक आइडिया वी विल बी डिस्कसिंग इट. देखो, जैसे ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना, ये कर्नाटका हो गया, एंड दिस वन इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ओके. अब देखो, जो कावेरी रिवर है वो ऐसे कुछ स्टार्ट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट से, और समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसी जाती. ठीक है. ओके. अब होता क्या है, ऑफ कोर्स जैसे कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें से वाटर का डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब जाहिर सी बात है, बिना वाटर के तो इंसान की जिंदगी नहीं पॉसिबल है. विदाउट वाटर यू कैनॉट लिव, है ना. सो फॉर मेनी पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन में बहुत जरूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए, खाने पीने के लिए फूड, वाटर, पीने के लिए ड्रिंकिंग, है ना. एंड मेनी इवन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर इंडस्ट्रीज, है ना, वाटर इज यूज्ड. तो बिना पानी के तो इंसान की जिंदगी बेकार है ना, पॉसिबल नहीं है. Now that is why, of course, a lot of times the dispute actually happens between the 2 states. तो कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु डिस्प्यूट है. अब देखो, थोड़ा सा कावेरी वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं. ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट, यहाँ से कहीं से शुरू होती है ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट से. ठीक है. कावेरी रिवर, उसके कुछ सारे ट्रिब्यूटरीज, जैसे हरांगी, हेमावती, काबनी, वावनी, है ना. So these are actually the tributaries of the कावेरी रिवर, है ना. अब इसमें हम लोग डिटेल बहुत हिस्ट्री में, पास्ट में इतना भी डिटेल नहीं जाना है, बट ये एक्चुअली क्या है, देखो डिटेल पास्ट ये है कि अभी तो ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु है, लेकिन आजादी से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस, इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड एज, इसको हम लोग कहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना. जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, रफ आइडिया तो आपको होगा, आपने सुना होगा कभी टर्म ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना, लाइक दैट, है ना. देन और यहाँ पे किंगडम ऑफ मैसूर हुआ करता था, आपने सुना होगा इस रीजन में, किंगडम ऑफ मैसूर, वेयर एक्चुअली द नेम्स लाइक टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, लाइक दैट. सो दिस वे किंगडम ऑफ मैसूर. ठीक है. तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं. तो यहाँ पर उस जमाने में कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ था. ठीक है.
है ना, रिजल्ट 1892 1924 में कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था, उससे रिलेटेड ये कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब नया एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, प्री इंडिपेंडेंस वाला इनवैलिड है ना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स डिबेटेबल कि अब वो वाला एग्रीमेंट नहीं चलेगा, अब आजादी के बाद नया एग्रीमेंट होगा, दीज थिंग्स आर देयर। देखो इसमें ये सब नंबर्स फैक्ट्स नहीं याद रखना है, ठीक है, कि कितना स्क्वायर बेसिन एरिया है, कितना वाटर रिलीज करना है। विल नॉट बी डिस्कसिंग टू मच इन डिटेल बिकॉज इतना भी जरूरत नहीं। नाउ अब होता क्या है, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं एक आपको रफ आइडिया बेसिक दे रहा हूं। तो देयर इज एन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट सेटिंग अप ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। सो व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट, आपको ये बताना है कि संविधान के में एक आर्टिकल अनुच्छेद है जिसमें ये बात किया गया, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। एडजुडिकेशन में तो क्या होता है, वही मतलब फाइंड आउट करके फैसला सुनाना, यानी सॉल्व करना है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर। कोई ऐसी नदी जो दो रिवर में, दो स्टेट में फ्लो कर रही हो, एक से दूसरी जगह जा रही हो, है ना, तब ना डिस्प्यूट होगा, एक स्टेट के अंदर तो डिस्प्यूट होगा नहीं। तो उसके लिए एक खास ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। सो देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन फॉर दैट, इट इज मेंशन इन, यस वेरी गुड अनिरुद्ध आचार्य, सो इट्स मेंशन इन आर्टिकल 262, वेरी गुड। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। So guys, am I audible or is there any technical issue? Okay, fine. I think there were some issues, but I think it's fine now. So article, तो लिखा ना, पार्लियामेंट may by law provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters and all, ठीक है। So these things you should be knowing it. इसके अंडर में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1990s में, अंडर आर्टिकल 262, ठीक है। तो इसका कुछ फैसला आया, फिर उसके बाद इट पास्ड एन ऑर्डर। तो अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, एक्चुअली इसने कुछ एक्सप्लेन किया था कि इतना क्यूसेक्स ऑफ वाटर कर्नाटका के पास होना चाहिए इस कंडीशन में, और इतना क्यूसेक्स ऑफ वाटर तमिलनाडु के पास होना चाहिए। तो ये इतना डिटेल आपके काम का नहीं है, ठीक है। 1990 में, हाँ, उसके बाद देखो इंटरिम ऑर्डर पास किया, देन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। जनरली ये होता है कि जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गया। नाउ आई विल बी आस्किंग इट, नाउ प्लीज टेल मी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन। देखो पहले ये समझो, लीव का मतलब क्या होता है। लीव का मतलब एक मतलब परमिशन भी होता है, एक तो लीव का मतलब छोड़ना हुआ, बट यहां पर परमिशन होता है, इन स्पेशल परमिशन पिटीशन। देखो होता क्या है, जनरली द अपील्स गोज लाइक दिस, है ना, जैसे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, है ना, हाई कोर्ट में गया, देन सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैटर्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप ट्रिब्यूनल से बिना हाई कोर्ट में गए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, या कोई ऐसा मैटर है जिसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या ट्रिब्यूनल से ही काम चला लेना चाहिए, बट वहां पर कभी कभी स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, दैट्स स्पेशल लीव पिटीशन अंडर 136, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में लोग ट्रिब्यूनल के अवार्ड की अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर पास किया था इससे रिलेटेड। तो हम उस ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज दैट विल बी वेरी लॉन्ग फॉर यू, उतना डिटेल कितना वाटर रिलीज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, दैट्स अ वेरी डिटेल थिंग। लेकिन आपको कावेरी वाटर से रिलेटेड पता होना चाहिए, कावेरी वाटर कहाँ से, कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके फेमस डैम्स कौन कौन है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, डैम्स ही होता है ना। देखो आई विल शो यू, यहाँ पे मान लीजिए कावेरी रिवर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डैम से रोक दिया, लेट्स से द स्टेट ऑफ कर्नाटक मेक्स सम डैम और स्टॉप कर दिया, तो तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा, ओके। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बनेंगे, 4-5-6 तो, जैसे मैतूर डैम है ना, कृष्णा सागर डैम है, कृष्णा सागर डैम है, दीज आर सम ऑफ द डैम्स, ठीक है। खैर तो अगर हाँ, सो विद द हेल्प ऑफ दीज डैम्स द वाटर कैन बी स्टॉप्ड। तो इसलिए फिर डिस्प्यूट हो जाता है डैम बनने के बाद कि आपने मेरा पानी रोक लिया, ओके। सो मेरा पानी मेरा हक का पानी था, दैट वाज माय पार्ट, है ना। सो व्हाई आर यू एक्चुअली स्टॉपिंग एट दीज थिंग्स एंड ऑल। सो दीज डिबेट्स डू हैपन, ठीक है, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर, है ना।
So Stalin, the chief minister, actually condemns Karnataka for not releasing the Cauvery water. इसीलिए वो लोग नाराज थे तमिलनाडु के सीएम. देखो क्यों हमेशा शिकायत जो होगी वो तमिलनाडु को होगी, बिकॉज रिवर का डायरेक्शन ऐसे है ना. तो कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ रिवर आ रही है. ओके, सो अगर तो एक तरह से अधिकार तो कर्नाटका के पास होगा ना वाटर रोकने का, बिकॉज अगर इस डायरेक्शन में डाली तब ना कर्नाटक तमिलनाडु को शिकायत करता है ना. So that is what it is, because the reverse direction is from Karnataka to Tamil Nadu in the Bay of Bengal. Okay, I think it's clear. मेरा ख्याल से क्लियर होगा. अगर गाइस क्लियर है ये कॉन्सेप्ट तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो क्लियर लिखो, so that I can understand. तो उन्होंने लिखा कि added that Karnataka not releasing water amount to contempt of court. तो जितना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस हिसाब से वाटर नहीं रिलीज कर रहा है. दैट इज व्हाट द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर एम.के. स्टालिन हैज सेड. एम.के. स्टालिन साहब ने कहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है ना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक सेपरेट लॉ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है ना. so, ये भी पढ़ाया जाएगा कभी है ना. सो दीस थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट. यस, वेरी गुड. ठीक है. अब जैसे वो कुछ वाटर, देखो अब ये नंबर्स नहीं याद रखने हैं कि ही सेइंग कि इतना टीएमसी बताओ तो भाई 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, इतना वाटर रिलीज करना चाहिए है ना. तो मेतू डैम है ना, द मेतू डैम एक्चुअली इज ऑन कावेरी रिवर एंड ऑल. सो नंबर्स नहीं याद रखना, बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल बी आस्किंग कि कितना वाटर रिलीज करना चाहिए कितना नहीं. बट यस, सिंस इट इज इन द न्यूज वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स. ठीक है. अब देखो एक और आर्टिकल थी, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस. अच्छा, इससे पहले सारी चीज क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है? Do you have any question till now? Because now I'll be moving towards the third topic. कोई सवाल? Okay. फिर से एक बार अनाउंस करते हैं, every day at 6 PM we'll be having this session, है ना, मतलब weekdays पे, and we'll plan some other sessions for weekends. Okay. So India's trade deficit widens. Widens मतलब और चौड़ा हो जाना यानी और बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना की सेंस में. ठीक है. ये भी आर्टिकल थी फर्स्ट पेज में ही द हिंदू न्यूज़पेपर में थी है ना. ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स 9.4% फ्रॉम ईयर अगो एज इंपोर्ट आउटपेस एक्सपोर्ट्स. आउटपेस का मतलब क्या होता है? पीछा छोड़ना, यानी इंपोर्ट एक्चुअली इज गोइंग मच अहेड ऑफ एक्सपोर्ट. यानी इंपोर्ट काफी ज्यादा है, बढ़ गया एक्सपोर्ट के मुकाबले. ठीक है. नाउ अब हम लोग समझते हैं ट्रेड डेफिसिट क्या होता है या ट्रेड सरप्लस क्या होता है. सरप्लस अपोजिट हो जाएगा. तो उसके लिए विल बी एक्चुअली टेकिंग वन एग्जांपल. जस्ट अज्यूम दैट देयर आर टू कंट्रीज ओनली, इंडिया एंड यूएसए. बस एग्जांपल के पर्पस के लिए बताया है कि जैसे दो मुल्क हैं, इंडिया है और यूएसए. अब इंडिया ने मान लो कुछ चीज एक्सपोर्ट किया, तो जब आप कुछ एक्सपोर्ट करोगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया ने पूरे एक साल में सिर्फ जो है 100 शेड भेजा, अमेरिका को सेल किया. ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. और मान लो एक शर्ट की कीमत जो है, तो द प्राइस ऑफ वन शर्ट इज लेट्स से कितना होगा, चलो सस्ता बोलते हैं $10. $10 कितना होगा? 800 रुपये होगा है ना. चलो ठीक है, इट्स $10. सो इंडिया ने 100 शर्ट एक्सपोर्ट किया अमेरिका को. इंडिया को कितना पैसा मिलेगा? 100 शर्ट इंटू 10, सो $1000 इंडिया विल बी गेटिंग. इंडिया के पास आएगा. तो जब आपके पास कुछ चीज पॉकेट में आती है, एक्सपोर्ट करते हो, तो 1000 प्लस में लिखते हो कि नहीं? यू हैव एक्सपोर्टेड, सो यू विल गेट समथिंग इन प्लस, है ना. आप कुछ चीज सेल कर रहे हो दूसरे मुल्क में, तो आपके पास पैसा आ रहा है $1000. तो ये एक्सपोर्ट हो गया. अब हम लोग चलते हैं दूसरा कलर पेन यूज करते हैं, इंपोर्ट. मान लीजिए इंडिया जो है वो अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करा रहे हैं, लेट्स से मोबाइल फोन. ये मोबाइल फोन नहीं लिखते, कुछ सिंपल चीज रखते हैं, जैसे पैंट. शर्ट बेच रहे हैं और पैंट मंगवा रहे हैं. ओके. और लेट्स से और हम लोग जो है अमेरिका से 100 पैंट मंगवाए, और लेट्स से एक पैंट की कीमत $15 है, एक पैंट की. तो 100 पैंट की कीमत कितना होगी? $1500. सो वी आर एक्चुअली सेंडिंग $1500. $1500 उनको देंगे तब ना हमको 100 पैंट भेजेगा अमेरिका. तो जब हमारे यहां से जा रहा है तो माइनस में होगा, घटेगा. इज इट क्लियर? तो ये जो व्हाइट वाला है ये इंपोर्ट के कारण हुआ, और ये जो येलो वाला है ये एक्सपोर्ट के कारण हुआ, दिस वन. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है गाइस? और साफ से लिख देता हूं ताकि ये एक्सपोर्ट के कारण हुआ. एक्सपोर्ट के कारण, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट वी हैव गॉट $1000. बिकॉज ऑफ इंपोर्ट वी हैव
गिवन $1,500, तो अगर हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस है कि डेफिसिट है, तो अब आप क्या बताओगे? अब आप देखोगे कि फायदा पैसा आ रहा है ज्यादा, नेट की जा रहा है। अगर सिर्फ यही दो बिजनेस हो रहा है, बस इमेजिन करो कि शर्ट इंडिया भेज रहे हैं और पैंट अमेरिका से हम लोग मंगवा रहे हैं, और इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं हो रहा है इंडिया यूएस के बीच, तो हम लोग को मिला $1,000 एक्सपोर्ट से, और $1,500 हम लोगों ने भेज दिया इंपोर्ट के कारण। तो क्या इंपोर्ट ज्यादा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है? इंपोर्ट ज्यादा है। सो व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री से डॉलर्स जा रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेड डेफिसिट कैसे निकालेंगे? इंपोर्ट की वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट, है ना। तो 1,500 माइनस 500, तो हमारा $500 का डेफिसिट हो गया। इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि व्हेन वी एक्सपोर्ट समथिंग वी गेट, व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग वी एक्चुअली हैव टू लूज द डॉलर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि $500 हमारा यहां से बल्कि जा रहा है, ठीक है। ओके, सो अब यही कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस। इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट ज्यादा हो गया होगा एक्सपोर्ट से, और तभी ना डेफिसिट वाइडन क्या हो गया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप और चौड़ा, मतलब फैलते गया, बढ़ते गया। इसका मतलब इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ा भी होगा तो उतना तेजी से नहीं। वही तो लिख रहा है ये, इंपोर्ट आउटपेस एक्सपोर्ट्स। आउटपेस मतलब पीछा छोड़ देना, इंपोर्ट इतना तेजी से वाइडन हुआ, ठीक है। सो 9.4% हो गया ट्रेड डेफिसिट। आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। और अगर ट्रेड सरप्लस कैलकुलेट कर रहा है तो कैसे करेंगे? सो उसको उल्टा कर देंगे। ट्रेड सरप्लस तब होगा जब हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा अमाउंट का कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा होगा, नहीं तो अगर इंपोर्ट बड़ा होगा एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट होगा, उसमें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो ये मैप भी उन्होंने बनाया है। एक्सपोर्ट ग्रेव 2.5% to $35.2 billion, but with imports rising the double the pace, with trade gap extending to $20.9 billion. ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 2.5% बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट और डबल हो गया, यानी 50% इंक्रीमेंट हुआ। तो ऑफकोर्स जो गैप है, मान लीजिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जो गैप है वो तो एक्सपैंड करेगा ना। वही गैप को तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, द गैप बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द गैप्स दे आर शोइंग, ठीक है, कि ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स। ओके, नाउ यू विल बी आस्किंग कि सर इज इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट? यस। आप एक काम करना, जब क्लैट ने अपना सिलेबस चेंज किया था ना, तो जब पहला एग्जाम हुआ था, उसमें एक पूरा 1 पैसेज था जिसमें इकोनॉमिक्स का पूरा थ्योरी डाल दिया था। जैसे दे डिस्कस टर्म्स, जैसे उसमें लिखा था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब टर्म यूज था, ठीक है। So if you are believing that you are preparing for the CLAT exam, you do not need economics subject, then I think you are wrong. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, ये थोड़ी पूछेगा एग्जाम में, तो आप CLAT 2020 का क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें जीके सेक्शन में एक पूरा पैसेज इकोनॉमिक्स बेस्ड था। उसमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब टर्म यूज किया हुआ था, ठीक है। इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूछा था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स। हम लोग पेड सेशंस में तो और डिटेल में बताते हैं ये सब चीजें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्रेड डेफिसिट। ओके, तो इसमें आप डिटेल देखो, ये इसको ना बार बार ये सब याद नहीं करना है, बिकॉज ये हर 3 महीना पर ये सब चेंज होता रहता है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि अच्छा इतना बिलियन है, अब इतना हो गया, फिर आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले कुछ और हो जाएगा। सो इतना डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। सो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ये डेटा रिलीज करती है। कभी कभी ये पूछते हैं कि सर मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है ना। मर्चेंडाइज का मतलब तो वही जो गुड्स जो खरीदा फरोख्त किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसको द वर्ड यूज इज मर्चेंडाइज एज वेल। ओके, इज इट क्लियर गाइस? आपको मेरी बात क्लियर है? यस और नो? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर आपके पास कोई सवाल है पूछने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको आंसर करूंगा। सो आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेरा कुछ सवाल है, कुछ और एक दो और सवाल। आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, प्लीज आंसर मी, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, बिकॉज ये कई जगह पूछ चुके हैं एग्जाम में,
ये AILET में क्वेश्चन भी आ चुका है और एक बार इनडायरेक्टली CLAT में पूछा गया था, ठीक है। तीसरा बताना है, वो एक्चुअली दूसरा से रिलेटेड है, वो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन विच डेट। एग्जैक्ट डेट पूछा गया था CLAT में। UDHR मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क। हाँ, धृति एंड दिव्यांश पाटिल यू हैव आंसर्ड इट। हाँ, यूनाइटेड नेशन का एक्चुअली न्यूयॉर्क में, ठीक है। हाँ, जो मेन हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन पेड क्लासेस, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल। खैर, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एग्जैक्ट कौन से डेट साइन हुआ था, एग्जैक्ट डेट ही पूछा था CLAT 2021 में, आई थिंक पूछा था। सो यूनिवर्सल, एनीवन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन 10th December 1948। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। यस अनिरुद्ध, वेरी गुड, 10 दिसंबर को। इसीलिए ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये लास्ट ईयर AILET ने पूछा था, ठीक है। Because Universal Declaration of Human Rights was signed on 10 December 1948, this is the reason why we celebrate Human Rights Day on 10th December, ठीक है। एक बार AILET ने पूछा गया था, उससे पहले CLAT ने पूछा गया था। इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज कीप ऑन रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, दे कीप ऑन कॉपिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड ऑल, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, इट हेल्प्स यू in preparing, it helps you in actually sometimes the questions get repeated directly or indirectly as well, ठीक है। और कोई सवाल है, any question? So guys, again please subscribe to our channel. Tomorrow at 6 PM again I will be meeting you, so do join me there as well, ठीक है। So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button and share this video with your friends. Thank you everyone, thanks for watching. Have a nice day.